तो आज दोस्तों सेट नंबर 2 है रेलवे ग्रुप डी, जो कि 17/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों सेट नंबर 1 अपलोड है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 17/8/2022 जो कि सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है साइंस का, और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन साइंस का करवा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो उससे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है। तो इनमें से देख लीजिए, पहला अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। दूसरा में भी यही हो रहा है, तीसरा में भी यही हो रहा है, चौथा में दोस्तों ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, क्योंकि AgNO3 प्लस NaCl जो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3। देखिए Ag जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Na जो है NO3 के साथ अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट सही आंसर हो जाएगा। पहला क्या बी। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो कोषों की कुल संख्या कार्बन में 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइक्लोहेक्सेन में डैश CC बंधन बनते हैं और डैश CH बंधन होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है। साइक्लोहेक्सेन में 6 CC बंधन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में 6 CC बंधन है, और 6 CC बंधन कुल कितना प्रकार का सहसंयोजन होता है। तो ये 18 प्रकार का होता है। तो 18 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल डिटेल आप निकाल के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनकी फोकस दूरी के पदों में डैश के बराबर होती है। तो एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 2f के बराबर होती है। f के पदों में देखते हैं तो 2f के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच सही संबंध दर्शाते हैं। तो ये देख लीजिए, 3 को प्रतिरोध दिया गया है, R1, R2 और R3। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो कौन सबसे बड़ा प्रतिरोध है, कौन सबसे छोटा प्रतिरोध है। तो सबसे बड़ा प्रतिरोध तो इनमें से ये है, क्या है कि जितना कम कोण रहेगा उतना ज़्यादा ये जाएगा। तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद छोटा ये, उसके बाद छोटा ये। तो ऑप्शन में सबसे बड़ा है R2, फिर R1, फिर R3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो इसमें विभव पात ज्ञात करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में जब इसको दोस्तों बनाओगे आप, तो ये देखो, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, और नीचे दिया है वोल्ट, 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कितना विभव पार होगा। तो 6, 4, 10 ये दोनों मतलब सीरीज में है, तो जुड़ जाएंगे। 6, 4, 10 ओम, अब 5 वोल्ट की बैटरी। तो क्या होता है, आई ओम का नियम, I बराबर V बराबर IR, V बराबर IR। तो I करंट निकालना है, तो R बटा में V, यानी 10 ओम बाई 2, ऑप्शन नंबर बी, 5 दूनी 10, 2 ओम हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने का जब क्लोरीकरण होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। कथन 2 है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाला धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इसका
पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, या फिर दोनों कथन सत्य है, या फिर दोनों कथन असत्य है, या फिर कथन सत्य 1 है और कथन असत्य 2 है। तो कथन देख लेते हैं। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का जल से, ये भी सही है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडियम एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन में दिया है दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, दोनों कथन रुक जाइए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक, ये दोस्तों नहीं हो सकता। ये 10 धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टल किया, ये तो कंफर्म है दूसरा। तो ऑप्शन ये नहीं है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा भाग गैसीय विनिमय में केंद्रक, रक्षक कोशिका झिल्ली या रंध्र? तो गैसीय विनिमय में ये रंध्र जो होते हैं छोटे छोटे, वो सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें अंगूठा और तर्जनी किस चीज़ को दर्शाता है? तो अंगूठा दोस्तों बल को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। याद कर लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल को और उसकी तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं में सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में है? वृक्कों में मूत्र निर्माण में, जो हमारे शरीर में वृक्क होता है उसमें मूत्र निर्माण में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो सबसे पहले उसमें होता है निस्यंदन। तो निस्यंदन इसमें भी है, इसमें भी है। निष्कासन तो लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन भी देख के उसको डायरेक्ट मार दिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में होता है, वो भी लैंगिक परिपक्वता से संबंधित? तो उनकी दिखावट में प्रति सचेतना, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल बढ़ना, स्तन की ग्रंथियों में वृद्धि। तो केवल लड़कियों में स्तन की ग्रंथियों में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उत्पत्ति जल प्रदूषित को सूचित करता है? मतलब किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण को सूचित करता है? तो जल का प्रदूषण का सूचना मतलब कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो ई कोली कोलीफॉर्म के द्वारा, ई कोलाई कोलीफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। मतलब ई कोलाई कोलीफॉर्म के चलते जल प्रदूषित हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग कौन कौन से हैं? तो विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग कच्चा लोहा होता है, आर्मेचर, तो आर्मेचर में कुंडली नहीं होती, चुंबक नहीं होता, तो कच्चा लोहा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 14 के ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण क्रिया के समान होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया? तो पीत रस द्वारा, क्षारीय माध्यम द्वारा, क्षारीय, पीत रस द्वारा, एंजाइमों द्वारा, पीत वसा में छोटी गोलियों में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करना। तो गंदगी साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। साबुन का पायसीकरण क्या होता है? पहले बड़ा बड़ा गाज होता है, फिर छोटे छोटे में बदल जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या बोल रहा है? आपतित किरण ए बी और निर्गत किरण सी डी।
तो ए बी और सी डी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 16 के सी। 16 के सी आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। निम्न में से किस तत्व के आणविक परमाणुओं की संख्या अत्यधिक होती है। तो इनमें से सल्फर की जो है परमाणु की संख्या अत्यधिक है। जितने ऑप्शन में दिए हैं तत्व, पोटेशियम, आर्गन, सल्फर, ऑप्शन 20। 17 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था। तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था किन कारकों ने। तो तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियों के द्वारा, या तत्वों के विभिन्न स्रोत के चलते, या तत्वों के विभिन्न गुण के चलते। तो तत्वों के वर्गीकरण की ओर मतलब अलग करने के विचार किसके लिए आया। तो ये संश्लेषण की विभिन्न विधियों से भी आया, तत्वों के विभिन्न स्रोत से भी आया और विभिन्न गुण के भी आया। अलग अलग तत्वों के विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 1, 2, 3 तीनों प्रकार से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में डैश के बराबर होती है। क्या बोल रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो आर के पदों में तो ये हाफ होता है, तो यानी r/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितने के बराबर होता है। तो आवर्धन दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम बराबर जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसके बटा में नहीं, जो बिंब की दूरी होती है उससे नीचे वस्तु की दूरी होती है। तो बिंब की दूरी कितने दी है, और सारी लेंस से इतना सेंटीमीटर रखी गई है एक वस्तु, तो 25 सेंटीमीटर, और उससे बनने वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब है 30 सेंटीमीटर। तो 25/30 यानी 50 25 6 35। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। तो दोस्तों ये होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए प्रतिरोधों में R को 2 के बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब R प्रतिरोध है, इसे 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। तो R है, 2 भागों में बांटा जाता है, तो मतलब 1 है, 2 भागों में बांटा जाता है, आधा आधा, यानी r/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। तो इसमें देखते हैं, ये है बीकर है, देख लीजिए, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो पोटैटो जूस टर्निंग ब्लू ब्लैक, जो ब्लू से ब्लैक हो जाता है, और ये गिराया जाता है। उसमें क्या गिराया जाता है इसमें, तो ऊपर से नीले रंग को ध्यान पूर्वक देखिए क्या गिराया जाता है, ये पूछा है। तो देखिए, तो ऑप्शन बी में है आलू के रस में वसा होती है जो कि आयोडीन मिलाने पर नीली काली होती है। आयोडीन है वो नमक। आलू के रस में अस्टार्च होता है, हाँ, और स्टार्च होता है आलू के रस में, आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आलू में स्टार्च होता है। बस इतना ही काफ़ी है पकड़ने के लिए। ग्लूकोज होता नहीं है, रस में वसा होता नहीं है, प्रोटीन होता नहीं, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो आज दोस्तों पूरा हो गया रेलवे ग्रुप डी का CBT 1 का ये शिफ्ट नंबर 2।